नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी ज्ञान साधना चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी कहानी जिसमें आपको बताया जाएगा कि जिंदगी में कुंवारे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षण वाली स्त्रियों से हमेशा बच कर के रहना और इनसे कभी विवाह मत करना। कभी जिंदगी में आप परेशान नहीं रहेंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको बहुत सारी जानकारी और सीख देकर जाएगी। दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनिए ताकि आपको पूरी जानकारी और पूरा ज्ञान मिल सके। दोस्तों, एक समय की बात है। किसी जंगल में तोता और मैना का जोड़ा एक वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ था। तोता ने मैना से कहा, देखो मैना रानी, आज का समय बहुत ही बदल चुका है। मैना कहने लगी, ऐसा क्या समय बदल चुका है? तब तोता कहता है कि हे मैना रानी, समय इतना बदल गया है कि आजकल की स्त्रियां, आजकल की लड़कियां बहुत ही स्वार्थी बन चुकी हैं। आज की स्त्रियां अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। जो काम उन्हें कदापि नहीं करना चाहिए, वो स्वार्थ के प्रति वो स्त्रियां कर बैठती हैं। मैना कहती है कि पिया जी, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। स्त्रियां कैसे स्वार्थी हो सकती हैं? आप हमारी नारी जाति की बुराई कर रहे हैं। तोता कहता है, नहीं मैना, तुम हमारी बात पर विश्वास करो। मैना कहती है, नहीं स्वामी, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकती हूँ। तब तोता कहता है, ठीक है मैना, तो तुम्हें विश्वास नहीं है तो आइए हम आपके लिए एक कहानी सुनाते हैं। कहानी को सुनने के साथ साथ तुमको ये विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारी नारी जाति कितनी स्वार्थी बन चुकी है और अपने स्वार्थ के लिए कितने गलत गलत काम करने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, तभी मैना कहती है, स्वामी, पहले वो कहानी आप मुझे सुनाइए और सिद्ध करके बताइए कि हमारी नारी जाति स्वार्थी है या नहीं है। दोस्तों, तो तोता अपनी मैना रानी को वो कहानी सुनाता है। तोता कहता है, हे मैना, एक समय की बात है। किसी नगर में 3 दोस्त रहते थे। एक राजा का लड़का था जो राजकुमार था, एक बनिया का लड़का था और एक साहूकार का लड़का था। 3 दोस्त थे। तीनों दोस्तों में बहुत गहरी दोस्ती थी, क्योंकि वे तीनों साथ साथ पढ़े थे और साथ ही साथ बड़े भी हुए थे। राजा का लड़का, जो कि राजकुमार था, उसकी शादी भी हो चुकी थी। दोस्तों, एक दिन की बात है। तीनों दोस्त राजा के बगीचे में टहल रहे थे तो राजकुमार, राजा का लड़का, अपने दोस्तों से कहता है, भाई, कल चलते हैं और अपनी पत्नी को उसके मायके से लेकर आते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं और हमें अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है। इसीलिए कल ससुराल में चलते हैं। तुम हमारे साथ चलो और हम अपनी पत्नी को बुला लाते हैं। फिर उन दोनों दोस्तों ने कहा, जो साहूकार का लड़का था और बनिया का लड़का था, इन दोनों ने बोला, भाई, तुम तो अपने ससुराल में पहुंच जाओगे और ससुराल में ससुर जी के महल में आराम से सोओगी, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? तभी राजकुमार कहता है, मेरे भाई, तुम कोई सराय देख लेना। एक रात की ही तो बात है। रात सराय में काट लेना और सुबह मैं अपनी पत्नी को लेकर आ जाऊंगा। आराम से घर के लिए निकल चलेंगे। दोस्तों, राजकुमार की बात को सुनकर दोनों दोस्त, साहूकार का लड़का और बनिया का लड़का, दोनों सहमत हो जाते हैं। लेकिन बनिए का लड़का तो वो बहुत ही चालाक था और राजा का लड़का, राजकुमार और साहूकार का बेटा, बिल्कुल भोले और नादान थे। दोनों दोस्त जब सहमत हो गए तो दूसरा दिन होता है और दोनों दोस्त राजकुमार के साथ चल देते हैं और चलते चलते 3 दिन इनके रास्ते में लग गए। और 3 दिन के बाद राजकुमार अपने ससुराल में जब पहुंचता है, उस नगर के पास पहुंचता है, तो राजकुमार अपने दोनों दोस्तों से कहता है, मेरे भाई, यहाँ तुम कोई सराय देख लेना और रात उस सराय में काट लेना और मैं ससुराल जाता हूँ। मैं जल्दी आ जाऊँगा। तोता कहता है, हे मैना। राजकुमार इतना कहने के बाद अपने ससुराल के लिए चला जाता है और इधर साहूकार का लड़का और बनिया का लड़का सराय की तलाश में निकल जाते हैं। ढूंढते ढूंढते उनको एक सराय दिखाई देती है और सराय के समीप पहुंचते हैं। उन्होंने देखा कि यहाँ खाने पीने की व्यवस्था सही है और रुकने की व्यवस्था भी सही नजर आ रही है।
जब सराय के दरवाजे पर वो पहुंचे तो उन दोनों ने एक बुढ़िया को देखा। बुढ़िया के पास जाकर कहने लगे, हे माता, हम इस सराय में रात बिताने के लिए आए हैं। सुबह चले जाएंगे। हमारे लिए सराय में जगह दे दो जो हम रात सही से काट सकें। दोनों दोस्तों की बात को सुनकर वो बुढ़िया कहने लगी, देखो बेटा, तुम चाहे कहीं भी रुक जाओ, चाहे कहीं भी जाकर रात काट लो, लेकिन इस सराय में आप रात ना गुजारें। तो दोनों ने पूछा, ऐसा क्यों माता? तब बुढ़िया कहती है, मेरे बच्चों, अगर तुम यहाँ रुके तो आप जिंदा नहीं बचोगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस तरह से वो बुढ़िया उन दोनों दोस्तों को समझा रही थी। तभी एक सुंदर लड़की उस साहूकार के लड़के को दिखाई दे जाती है। साहूकार के लड़के ने जब उस सुंदर युवती को देखा तब वो उस पर मोहित हो गया और वो उसके साथ रात में रुकने के लिए तैयार था। उतावला हो रहा था, किसी न किसी तरीके से हम इसके साथ रात गुजार लें। इधर वो बुढ़िया समझाती रही, लेकिन साहूकार का लड़का नहीं माना। साहूकार का लड़का वो अपने दोस्त से कहता हुआ चला गया, दोस्त, तुझे अगर जगह मिल जाए तो तू कहीं रुक जाना, पर हम तो इसके साथ में ही रुकेंगे। इतना कहकर वो साहूकार का लड़का उस युवती के साथ रुकने के लिए चला गया। उस सराय में हॉल जैसा एक कमरा था, बहुत गहरा और लंबा था। उसमें उस सुंदर युवती के साथ उस साहूकार का बेटा चला जाता है। दोस्तों, उधर रात हो चुकी थी और सोने का भी वक्त कुछ ही समय में होने वाला था। तोता मैना से कहता है, लेकिन बनिया का लड़का बाहर रह गया, जो बहुत चालाक था, जो कि बहुत चतुर था और समझदार था। बनिया के लड़के ने उसे रोका भी, लेकिन वो नहीं माना। दोस्तों, बनिया का लड़का उस बुढ़िया के पास फिर से पहुंचता है और कहता है, बूढ़ी माँ, मैं आपकी बात को समझा नहीं। तुमने कहा इस सराय में जो रुकेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी और वो सुबह जिंदा लौटकर नहीं आएगा। इसका क्या कारण है? बताने की कृपा करें। तब वो बुढ़िया कहती है, बेटा, तुम उसे रोक रहे थे, लेकिन तुम्हारा दोस्त नहीं माना। मुझे डर है कि वो आपको सुबह जिंदा नहीं मिलेगा। बनिया का लड़का कहने लगा, वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। माता, बात क्या है? खुलकर बताओ। तब बुढ़िया ने कहा, बेटा, ये जो सुंदर युवती आपके दोस्त ने देखी, जिसके साथ वो अंदर चला गया, ये सुंदर युवती जो थी एक वैश्य है और नागिन है। ये रात में अपना रूप बदल लेती है और जिसके साथ ये रात में रुकती है उसी को डस लेती है, फिर उसको मार देती है। इसलिए मुझे डर है, इसलिए जो भी गया वो जिंदा लौटकर नहीं आया। तोता मैना से कहता है। बनिया का लड़का ये सुनकर घबरा गया और कहने लगा, हे बूढ़ी माता, हमें कोई रास्ता बताओ जिससे हम अपने दोस्त की जान बचा सकें। तो बूढ़ी माँ कहती है कि हे बेटा, मैं तुम्हें एक तलवार देती हूँ, जिससे उस तलवार से तुम उस नागिन का वध कर सको, तभी तुम्हारा दोस्त बच पाएगा। बनिया का लड़का बहुत ही समझदार और चतुर था। वो तुरंत ही तैयार हो गया और कहने लगा, माता, मुझे वो तलवार दे दो, मैं अपने दोस्त की जान जरूर बचाऊंगा, चाहे इसके लिए हमारी जान ही क्यों न चली जाए। दोस्तों, वो बुढ़िया बनिया के लड़के को तलवार दे देती है। वो चुपके से सराय के अंदर घुस जाता है। वहाँ उसका दोस्त साहूकार का बेटा उस वैश्या के साथ में लेटा हुआ था। वहीं पास में एक कोने में जाकर बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है और कब ये वैश्या का रूप धारण कर ले और मैं इसे मार दूं। उधर आधी रात का समय हो चुका था। तभी वो सुंदर स्त्री जो कि नागिन थी, वो अपना रूप बदलती है। जैसे ही उस साहूकार के लड़के को काटने वाली होती है, तभी बनिए का लड़का तलवार लिए बैठा ही था। एकदम से उसने तलवार चलाई और उस नागिन का वध कर दिया और वो सुंदर युवती मर गई। दोस्तों, इस तरह से उसने अपने मित्र की जान बचा ली और उस नागिन को उसी पलंग के नीचे रख दिया और उसे छुपा दिया। दोस्तों, तोता मैना से कहता है, बनिया का लड़का अपने दोस्त की जान बचाने के बाद सराय से निकल आता है और जब बाहर निकल आया तो उसने क्या देखा, एक सुंदर स्त्री जो जंगल की तरफ जा रही थी। उसने विचार किया और कहा कि इतनी सुंदर स्त्री इस रात में कहाँ जा रही है जंगल की तरफ, हमें चलकर देखना चाहिए, इसके पीछे पीछे जाना चाहिए।
और मुझे पता करना चाहिए ये जा कहाँ रही है। वो बनिया का लड़का जिसके हाथ में तलवार थी, जिसने नागिन का वध किया था, वो उस सुंदर स्त्री के पीछे चल देता है। और वो बनिया का लड़का सोचता जा रहा है, देखें ये कहाँ जाएगी। वो स्त्री जंगल की तरफ चलती चली गई। वहाँ एक साधु का आश्रम था और वो स्त्री एक साधु के आश्रम में पहुँच गई और जाकर उसने एक साधु से मुलाकात की। वो सारा नज़ारा बनिए का लड़का दूर से देख रहा था। जब उसके जाने का समय हुआ तो वह साधु से मिलने के बाद में वो सुंदर स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी, आज आपसे मेरी आखिरी मुलाकात है। साधु कहने लगा, आखिर बात क्या है? तो वो सुंदर स्त्री जवाब देती है, हमारे पति हमें लेने के लिए आए हैं और अभी हमारे घर पर ठहरे हुए हैं। कल मैं अपने पति के साथ ससुराल चली जाऊंगी। आज के बाद मैं आपसे फिर मिलने के लिए नहीं आऊंगी। तो वो साधु कहने लगा, तुम रोजाना तो मेरे पास आती थी, लेकिन अब तुम हमें धोखा देकर जा रही हो। तो वो सुंदर स्त्री जवाब देती है, हाँ मेरा पति मेरे घर पर ठहरा हुआ, कल मैं ससुराल चली जाऊंगी। हमें माफ़ करना, अब मैं तुम्हारे पास मिलने के लिए नहीं आऊंगी। दोस्तों, वो सुंदर स्त्री की बात सुनकर साधु को गुस्सा आ जाता है और साधु गुस्से में आकर उसकी नाक काट देता है। जब उसकी नाक कट जाती है तो उसे बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है और वो पीड़ा को सहन करती हुई तो वो रोती चिल्लाती हुई अपने घर को भाग खड़ी होती है। दोस्तों, इधर वो बनिए का लड़का सारी बात देख रहा था और सुन रहा था। उस बनिए के लड़के को बहुत गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर साधु को मार दिया है और उसे मारकर वहां से तुरंत ही चल देता है। थोड़ी ही दूर बाद वहां मंदिर था और उस मंदिर में जाकर छुपकर बैठ गया। अब वो सोचता है कि हे प्रभु, इस दुनिया में अब हो क्या रहा है। इधर बनिए का लड़का मंदिर में चुपचाप बैठा हुआ था। वहां पर कुछ चोर आते हैं। चोर मंदिर के बाहर से हाथ जोड़कर कहते हैं, हे देवी माँ, हम चोरी करने के लिए जा रहे हैं और ये चोरी हमारी आसानी से हो जाए और हम ना पकड़े गए तो हम तुम्हारे पास में राजा की लड़की लाएंगे और उसकी बलि चढ़ाएंगे। और इतना कहकर वो चोर अपनी चोरी करने के लिए चले जाते हैं। और अंदर जो बनिए का लड़का बैठा था, बनिए के लड़के ने जब चोरों की बातों को सुना तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई और ये कहता है, ये सब क्या है माँ? यहाँ एक हत्या होने वाली है। हे प्रभु, ये हो क्या रहा है? बनिए का लड़का सोचता है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं राजा की लड़की की हत्या नहीं होने दूंगा। ये सोचकर वो मंदिर में बैठा रहा। दोस्तों, वो जो स्त्री थी जिसकी नाक साधु ने काटी थी, वो अपने घर पर पहुंची और उसने रोना धोना बंद किया। बाकी पीड़ा उसे सता रही थी। उसने सोचा कि हमें जब लोग सुबह देखेंगे तो ना जाने हमारे बारे में क्या क्या कहेंगे। हमें शर्म से झुकना पड़ेगा। क्यों ना हम अपने पति को ही फंसा दें कि हमारे पति ने हमारी नाक काट दी। दोस्तों, वही हुआ। इधर सवेरा होने वाला था। जब थोड़ा सा उजाला होने ही वाला था, तभी वो स्त्री चिल्लाने लगी और कहने लगी, देखिए हमारे पति ने हमारी नाक काट दी है। दोस्तों, घर वाले एकदम से भागकर आते हैं और उसके पति को बंदी बना लेते हैं, जो राजकुमार था, जो राजा का लड़का था, और उसे पकड़कर राजा के सामने पेश कर देते हैं। राजा वो ये सब बात सुनकर उसे जेल में डाल देता है। तब तोता मैना से कहता है, हे मैना रानी, अब आगे सुनिए। उसका दोस्त जो बनिया का लड़का था, उसने सारा दिन इधर उधर बैठकर काट लिया और जब रात हो गई तब वो उसी मंदिर में जाकर बैठ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि वो चोर उस राजा की लड़की को लेकर ज़रूर आएंगे, उसकी हत्या ये ज़रूर करेंगे, लेकिन मैं उसकी हत्या नहीं होने दूंगा। जब रात हो गई तो वो मंदिर में जाकर तलवार लेकर बैठ गया। जब अर्धरात्रि होती है तो वो चोर उस लड़की को पकड़ कर लाते हैं और वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर वहाँ बैठकर बातें करते हैं और कहते हैं, देवी माँ ने हमारी बातें सुन ली हैं। एक तो हमें चोरी करवा दी और हम पकड़े भी नहीं गए, और अब हम मालदार भी बन जाएंगे क्योंकि हमने बहुत माल लूटा है। इस तरह से वो बातें करते रहे। उनमें से एक बोला, देख भाई, अब इस लड़की को जल्दी ले जा और जाते ही इस लड़की का सिर काट देना और इसकी बलि चढ़ा देना। तो दोस्तों, उन चोरों में से जो एक चोर था, जो राजा की लड़की को पकड़ मंदिर में अंदर प्रवेश करता है, जहाँ देवी की मूर्ति थी, वहाँ ले जाता है और उस लड़की का सिर काटने के लिए जैसे ही वो चोर जाता है तो बनिया का लड़का तो वहाँ तैयार ही बैठा था।
और वो चोर राजा की लड़की का सिर नहीं काट पाया। वो उसकी बलि नहीं चढ़ा पाया, क्योंकि उससे पहले ही उस बनिए के लड़के ने उस चोर को मार डाला और मारकर उसे एक बगल में रख दिया। दोस्तों, उन चोरों में से एक चोर कहता है, देखो दोस्त, हमारा एक साथी अभी लौट कर नहीं आया है। तू जा तो सही, देख कर तो आ कि उसने बलि चढ़ा भी दी है या नहीं। दोस्तों, ऐसे ही दूसरा चोर जैसे ही मंदिर में प्रवेश करता है तो मंदिर में बनिए का लड़का तैयार हुआ बैठा था। उसने उसे भी मार दिया। इसी तरह से उस बनिए के लड़के ने सारे चोरों को मार दिया और उस राजा की लड़की की रक्षा की। जब वो सारे चोरों को मार देता है, जब वो लड़की निर्भय हो जाती है, उसके बाद वो बनिए का लड़का राजा की लड़की से कहता है, चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देते हैं। दोस्तों, राजा की लड़की बहुत घबराई हुई थी। उस बनिए के लड़के के साथ चल देती है। इधर राजा की जो लड़की थी वो बनिए के लड़के से प्रेम करने लगी और कहने लगी, हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। दोस्तों, बातों ही बातों में वो दोनों राजा के घर तक पहुंच गए। घर के दरवाजे पर जैसे ही पहुंचा तो बनिए के लड़के ने मना कर दिया, नहीं, मैंने तुम्हारी रक्षा की है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे विवाह कर लूँगा। मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। तभी उसी समय राजा की लड़की को बहुत गुस्सा आ गया और कहने लगी, यदि आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो मैं अपने पिता से कह के तुम्हें जेल में डलवा दूंगी। दोस्तों, तब बनिया का लड़का कहने लगा, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं विवाह नहीं करूँगा। दोस्तों, तभी राजा की लड़की दरवाजे पर चिल्लाती है और कहती है, बचाओ, ये हमें पकड़कर ले जाना चाहता था और ये हमारी इज्जत लूटना चाहता था। दोस्तों, राजा की लड़की को सैनिकों ने चिल्लाते हुए देखा तो उस लड़के को पकड़ लिया और ले जाकर राजा के सामने पेश कर दिया और कहा कि हे राजा साहब, ये लड़का तुम्हारी लड़की की इज्जत लूटना चाहता था, आपकी लड़की को पकड़कर ले जाना चाहता था। वो तो आपकी लड़की चिल्लाने लगी, अगर ये नहीं चिल्ला पाती तो आपकी लड़की के साथ में खिलवाड़ कर देता। दोस्तों, ये सुनकर राजा को बहुत क्रोध आ गया और उसने पकड़कर बनिया के लड़के को जेल में डाल दिया। वहाँ उसके दोनों दोस्त भी मौजूद थे, जो साहूकार का लड़का था और राजा का लड़का था। वो दोस्त भी उसे मिल गए। साहूकार के लड़के के लिए सराय वाले ने पकड़वा दिया, क्योंकि उसने वैश्या सुंदर स्त्री का वध किया था, इसलिए वो भी वहाँ पर जेल में मौजूद था। अब तीनों दोस्त जेल में जाकर मिल जाते हैं और एक दूसरे के साथ वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। दोस्तों, दूसरा दिन हुआ। राजा उन तीनों को दरबार में बुलाता है, जिन तीनों को राजा ने जेल में पकड़कर बंद किया था, और उन्हें सजा सुनाने के लिए तैयार हो जाता है। दरबार भारी लगा हुआ था। दरबार ने जो साहूकार का लड़का था, जिसने वैश्या का वध किया था, उसे अपने पास बुलाया और उसे कहा, क्यों रे, तेरा क्या नाम है? तू कहाँ का रहने वाला है? तब वह लड़का कहने लगा कि मैं साहूकार का बेटा हूँ। राजा कहने लगा, तू ये बता, तूने वैश्या का वध क्यों किया? तूने उसे क्यों मारा? अब दोस्तों, साहूकार के लड़के को कुछ मालूम ही नहीं था जो वो राजा को बता सकता। उसे नहीं मालूम था कि वैश्या का वध किसने किया। वैश्या का वध साहूकार के लड़के ने किया ही नहीं था, जो उसे मालूम होता। राजा ने फिर पूछा, आखिर तू चुपचाप क्यों खड़ा है? बता, तूने उस वैश्या का वध क्यों किया? दोस्तों, तब वो साहूकार का लड़का तो नहीं बोल पाया, लेकिन जो बनिए का लड़का था वो कहने लगा, महाराज, क्षमा चाहता हूँ, जो आपके बीच में हमें बोलना पड़ रहा है। इसे कुछ भी मालूम नहीं है। इसने वैश्या का वध नहीं किया, क्योंकि वैश्या का वध मैंने किया है। राजा कहने लगा, तो फिर तू बता, तूने क्यों किया? आखिर बात क्या है? तब दोस्तों, वो बनिए का लड़का कहता है, हे महाराज, हम अपने दोस्त के साथ में, इस साहूकार के लड़के के साथ में, उसी सराह में हम एक रात गुजारने के लिए गए थे, और एक बूढ़ी माँ ने मना भी किया था कि इसके अंदर जो भी रुकेगा वो सुबह तक जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन ये दोस्त हमारा नहीं माना और इसने एक सुंदर वैश्या को देखकर उस वैश्या के साथ अंदर सराय में रुकने चला गया। उस बुढ़िया के द्वारा मालूम हुआ कि ये नागिन है और ये नागिन के रूप में आकर मेरे दोस्त को डस लेती, इसीलिए मैं तलवार लेकर अपने दोस्त की ज़िंदगी बचाने के लिए हुआ था और ये उस वैश्या के साथ सोया हुआ था। तभी मैं एक कोने में जाकर छुप कर बैठ गया था। जैसे ही उस वैश्या ने रूप बदला और नागिन बनकर हमारे दोस्त को डसने के लिए तैयार हुई, मैंने तुरंत ही उसे मार दिया
यदि आपको विश्वास नहीं है, जहाँ पर पलंग पड़ा हुआ है उसके नीचे ही हमने मरी हुई नागिन रख दी है। आपको विश्वास नहीं है तो आप जाकर देख लीजिए। दोस्तों, तब राजा ने सैनिकों को भेजा। तो सैनिकों ने जाकर देखा तो वहां मरी हुई नागिन को देखा। सैनिकों ने सभी बात राजा को आकर बताई कि ये सत्य बात है। इस बात को जानकर राजा बड़ा ही प्रसन्न हो गया और कहने लगा, ठीक है, तुमने दोस्ती का फर्ज निभाया है, क्योंकि तुमने अपने दोस्त की जिंदगी बचाई है। दोस्तों, राजा साहूकार के लड़के को छोड़ देता है। उसके बाद जो राजा का लड़का था, राजकुमार, उसे अपने पास बुलाता है। उसके बाद उससे पूछता है कि तू बता, तूने अपनी पत्नी की नाक को क्यों काट डाला। अब दोस्तों, उसे भी नहीं पता था नाक किसने काटी है। वो भी बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। राजा ने फिर दोबारा पूछा, तू बोल क्यों नहीं रहा है कि तूने अपनी पत्नी की नाक को क्यों काटा। तो दोस्तों, फिर बनिया का लड़का हाथ जोड़कर कहने लगता है कि महाराज क्षमा करें, इसे भी नहीं मालूम, इसने अपनी पत्नी की नाक नहीं काटी। नाक किसने काटी है वो सब मैं आपको बताता हूँ। तब बनिए के लड़के ने राजा को बताया कि ये लड़की एक साधु से प्रेम करती है। ये उस साधु से मिलने गई थी। मैं इसके पीछे पीछे गया। इसने उस साधु से कहा, कल से मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकती, मेरा पति मुझे बुलाने के लिए आया है। ये सुनकर साधु ने उसकी नाक काट डाली और इसने आकर अपने पति को ही फंसा दिया। इसने गलत किया। तब राजा कहने लगा, मैं तेरी बातों पर भला विश्वास क्यों करूं। तब उस बनिए के लड़के ने कहा कि महाराज, आप सैनिकों को भेजो जहां उस साधु का आश्रम है। वहां चलकर देख लीजिए कि मैंने साधु का वध कर दिया है। दोस्तों, सैनिक जाते हैं आश्रम पर, उस मरे हुए साधु को देखते हैं। वहां ये सब देखकर सैनिक राजा को बताते हैं कि बात तो सही है। दोस्तों, तब वो राजा उस राजकुमार को भी छोड़ देता है। वो भी बच जाता है। दोस्तों, फिर तोता कहता है, हे मैना, अब आई बारी उस बनिया के लड़के की, जिसने राजा के सामने अपने दोस्तों की जिंदगी बचाई। राजा उस बनिए के लड़के से बोलता है कि तूने तो अपने दोस्तों को बचा लिया, कि अब तू बता कि हमारी लड़की को तू पकड़कर क्यों ले जाना चाहता था। इसके साथ में तो दुर्व्यवहार क्यों करना चाहता था। इसकी इज्जत से खिलवाड़ तू क्यों करना चाहता था। अब तू नहीं बचेगा। दोस्तों, तब वो बनिए का लड़का कहता है कि महाराज क्षमा करें, ये आपकी लड़की जो है ना, इसने हमें गलत फंसाया है। आपकी लड़की को जो चोर पकड़कर ले गए थे, जिस मंदिर में चोर इसे पकड़कर ले गए थे, मैं उसी मंदिर में छुपा हुआ बैठा था। मेरे हाथ में तलवार थी जो कि मैं उस साधु को मार कर आया था। और आपकी लड़की को मारने के लिए जैसे ही वो चोर मंदिर में आता है, मैंने तुरंत ही उसे मार दिया। तब दूसरा आता है, मैंने उसे भी मार दिया। इसी तरह से जितने भी चोर थे, मैंने एक एक करके सभी को मार दिया। और सभी चोर मंदिर में ही पड़े हुए हैं। यदि महाराज आपको विश्वास नहीं है तो आप देख लीजिए। दोस्तों, सैनिक जाते हैं मंदिर के पास। मंदिर में जाकर देखते हैं तो उन चोरों की लाशें पड़ी हुई थीं। तो सैनिकों ने आकर सारी बात राजा से कही कि महाराज, बात बिल्कुल सत्य है। आपकी लड़की की रक्षा इसी ने की है। इसने आपकी लड़की की इज्जत से खिलवाड़ नहीं किया और ना ही इज्जत को लूटने की कोशिश की है। वो बनिया का लड़का कहता है, हाँ राजा साहब, मैं आपकी लड़की को पकड़कर भला क्यों ले जाऊंगा। और सुनिए महाराज, चोरों से बचाकर जब मैं आपकी लड़की को घर छोड़ने आ रहा था, तब आपकी लड़की हम पर मोहित हो गई, हमसे प्रेम करने लगी और हमसे विवाह करने की जिद भी करने लगी। हमने इससे कहा, हम ऐसा कदापि नहीं करेंगे। मैंने जिस लड़की की रक्षा की है और इसके बदले में मैं इससे विवाह करूं, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करूं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जब मैंने मना कर दिया तो उसने कहा, यदि तुम मुझसे विवाह नहीं करोगी। जब मैंने इससे मना किया तो इसने कहा कि मैं तुम्हें अपने पिता से कहकर जेल में डलवा दूंगी। बनिए के लड़के की बात सुनकर राजा का चेहरा शर्म से नीचे झुक जाता है। तब राजा ने बनिए के लड़के को आज़ाद कर दिया। राजा ने कहा, जाओ बेटा, आज के बाद तुम आज़ाद हो, तुम्हारी गलती नहीं है। इस तरह से बनिया का लड़का अपने दोस्तों को भी बचा लेता है और खुद भी बच जाता है। तब तीनों दोस्त हंसते हुए अपने नगर की तरफ चले आते हैं। तो दोस्तों, अब वो तोता कहता है कि हे मैना, देख लिया तुमने, इस तरह से नारी जाति अब स्वार्थी बन चुकी है।